आज हम लोग मानवाधिकार पढ़ेंगे। जेपीएससी का एक टॉपिक है मानवाधिकार। इससे एक नंबर का क्वेश्चन आता है। मानवाधिकार एक अत्यंत प्राचीन संकल्पना है। प्राचीन इतिहास में यूनानी साम्राज्य से लेकर 1215 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा मैग्ना कार्टा जारी की गई। मानवाधिकार की अवधारणा सभी मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है। सभी मनुष्य क्या है? जन्म से स्वतंत्र है और प्रतिष्ठा तथा अधिकारों के संदर्भ में समान है। अतः वे अधिकार जो मानव के धर्म, लिंग, जाति, मूलवंश और राष्ट्रीयता से निरपेक्ष उसके समग्र विकास के लिए अनिवार्य है, उसे मानवाधिकार कहते हैं। यानी मानवाधिकार किसे कहते हैं? मानव के धर्म, लिंग, जाति, मूलवंश और राष्ट्रीयता से निरपेक्ष उसके समग्र विकास के लिए, टोटल विकास के लिए जो अनिवार्य होता है, वो मानवाधिकार कहलाता है। आधुनिक मानवाधिकार के जनक जॉन लॉक हुए। आधुनिक मानवाधिकार के जनक कौन हुए? जॉन लॉक। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत सन 1946 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1946 में हुई। 2006 में इसके स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद ने ले लिया। मानवाधिकार आयोग का स्थान ले लिया 2006 में किसने? संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद ने। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स लाया गया। 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा लाया गया और इस घोषणा में कुल 30 अनुच्छेद थे। इस घोषणा में कुल 30 अनुच्छेद थे हैं। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। भारत में संसद ने 28 सितंबर 1993 को मानवाधिकार के संरक्षण एवं संवर्धन के उद्देश्य से मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 को पारित किया। संसद में कब यह पारित हुआ? 28 सितंबर 1993 को। यह अधिनियम कब आया? 1993 को। इसी के प्रावधान के तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना एक वैधानिक निकाय के रूप में हुई। मानवाधिकार आयोग क्या है? एक वैधानिक लीगल निकाय है, अवैधानिक निकाय है। ये संवैधानिक निकाय नहीं है, वैधानिक निकाय है। 1946 में, अब देखते हैं इसका ब्रीफ में क्या दिया हुआ पूरा। 1946 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई। 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना हुई। 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा हुई। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। 28 सितंबर 1948 को 1993 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। भारत के संसद में 28 सितंबर 1993 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। 12 अक्टूबर 1993 से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? 12 अक्टूबर 1993 को। ये डेट इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होता है, राज्य स्तर पर राज्य मानवाधिकार आयोग होता है और जिला स्तर पर जिला मानवाधिकार आयोग होता है। अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी एक वैधानिक निकाय है, संवैधानिक नहीं, जिसमें संसद के अधिनियम मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 द्वारा स्थापित किया गया। इस आयोग के गठन अधिनियम की धारा 3 के उपधारा 1 के तहत किया गया। इस आयोग का गठन अधिनियम की धारा 3 के उपधारा 1 के तहत किया गया। स्थापित कब हुआ? 12 अक्टूबर 1993 को। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इसके प्रथम अध्यक्ष थे जस्टिस रंगनाथ मिश्रा और तत्कालीन यानी अभी प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष है न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम। अभी तत्काल में कौन है? वी रामा सुब्रमण्यम। उद्देश्य इसका क्या होता है? संस्थागत व्यवस्थाओं को मजबूत बनाना। जो संस्थागत व्यवस्था उसको मजबूत बनाना, मानवाधिकार संरक्षण के प्रयासों को सशक्त और निष्पक्ष बनाना, सरकार से अलग एक स्वतंत्र संस्था के माध्यम से मामलों की जांच करना। ये सरकार से अलग अपने स्वतंत्र संस्था के माध्यम से जो मामला मानवाधिकार के संदर्भ में आता है उसका खुद से ये जांच करवाती है, ये सरकार से अलग होकर के। इसके आयोग की संरचना क्या है? मानवाधिकार आयोग की संरचना में कैसे कैसे सदस्य होते हैं? एक इसके अध्यक्ष होते हैं
पूर्णकालिक सदस्य 4 होते हैं और पदेन सदस्य 7 होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, सेवारत और सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश इसके सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष इसमें कौन होता है? जो कि सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट या फिर जो रिटायर हैं, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जो रहे हैं, वो इसके अध्यक्ष होते हैं। 3 सदस्य मानवाधिकार के संदर्भ में ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति, कम से कम एक महिला इसमें सदस्य होना भी अनिवार्य है। 3 इसमें जो सदस्य मानवाधिकार के विषय में उनको ज्ञान होगा, व्यवहारिक अनुभव होगा, वैसे व्यक्ति होंगे, उसमें से एक महिला भी शामिल होंगी। तो ये टोटल मिलाकर के हो गया 4 सदस्य। अब इसमें पदेन सदस्य की संख्या 7 है। तो ये 7 सदस्य कौन कौन होते हैं? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष, दिव्यांगजन व्यक्तियों के आयोग के मुख्य आयुक्त होते हैं। अब इनकी नियुक्ति कौन करता है? इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय कमेटी बैठती है, उसकी सिफारिश के आधार पर इसके अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति होती है। 6 सदस्यीय समिति में कौन कौन शामिल होते हैं? प्रधानमंत्री स्वयं शामिल होते हैं, लोकसभा के स्पीकर शामिल होते हैं, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के विपक्ष के नेता, राज्यसभा के विपक्ष के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होते हैं। इनका कार्यकाल देख लेते हैं। अध्यक्ष और सदस्य 3 वर्ष की अवधि के लिए 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो या पद धारण करते हैं, यानी 3 साल तक ये रहते हैं अपने पद पर, या 70 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाने पर वे रिटायर हो जाते हैं। निष्कासन, राष्ट्रपति निम्नलिखित कारणों से अध्यक्ष या किसी सदस्य को हटा सकते हैं। ये कौन कौन से कारण होंगे जिसके कारण ये अध्यक्ष या किसी सदस्य को हटाएंगे? यदि वह दिवालिया हो गया हो, यदि वह अपने कार्यकाल के दौरान अपने कार्य क्षेत्र से बाहर से किसी प्रदत्त रोजगार में संलिप्त हो, यदि वह मानसिक और शारीरिक कारणों से कार्य करने में असमर्थ हो, यदि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ हो और समक्ष न्यायालय ऐसे घोषणा कर दे। न्यायालय अगर कह दे कि ये मानसिक रूप से अस्वस्थ है, यदि न्यायालय द्वारा किसी अपराध का दोषी या सजा युक्त हो, अपराधी या दोषी हो, तो इसे हटा दिया जाएगा इनके कार्य। अध्यक्ष और सदस्य के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। जो वेतन, भत्ता और सेवा होती है वो केंद्र सरकार निर्धारित करती है। अब देख लेते हैं इसके कार्य क्या क्या हैं। मानवाधिकार के उल्लंघन के लिए पूछताछ, स्वप्रेरणा, पेश की गई याचिका पर अदालत के आदेश पर, इससे अगर मानवाधिकार का उल्लंघन करता है तो उसका पूछताछ किया जाता है। ये स्वप्रेरणा से होती है। याचिका दायर किया जाता है अदालत के आदेश अगर होता है तो। कानूनों और संधियों के प्रभावी कार्यान्वयन की अनुशंसा करना, आतंकवाद के कृत्यों सहित अन्य कारकों की समीक्षा करना जो मानवाधिकार के उल्लंघन को रोकते हों, मानव अधिकार अनुसंधान को बढ़ावा देना, मानव अधिकार के काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों का समर्थन, मानवाधिकार के लिए काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों का समर्थन भी करते, जागरूकता को बढ़ाना भी इनका कार्य होता है। आयोग की भूमिका, आयोग के कार्य मुख्य रूप से प्रकृति में अनुशंसनात्मक और सलाहकारी है। आयोग का कार्य क्या है? मुख्य रूप से प्रकृति में अनुशासन और सलाहकारी है। उनके पास ना तो मानवाधिकार के उल्लंघनकर्ताओं को दंडित करने की शक्ति है और ना ही पीड़ित को आर्थिक राहत सहित कोई राहत देने की। इनके पास ना तो मानवाधिकार के उल्लंघन करने वाले को दंड देने की शक्ति है, ना ही पीड़ित को आर्थिक राहत देने की कोई राहत देने की शक्ति है। इसकी सिफारिश पर की गई कार्रवाई की जानकारी 1 माह के भीतर दी जानी चाहिए। 1 माह के भीतर जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए। अनुच्छेद 33 के तहत सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानवाधिकार के उल्लंघन के संबंध में आयोग की समिति, भूमिका और शक्तियां और अधिकार क्षेत्र। अनुच्छेद 33 क्या कहता है कि सशस्त्र बलों के सदस्य
द्वारा मानवाधिकार के उल्लंघन के संबंध में आयोग की समिति, भूमिका और शक्तियां, अधिकार क्षेत्र। अगर कोई सशस्त्र बल के अगर उल्लंघन करता है तो आयोग की भूमिका और शक्तियां क्या क्या है, वह अनुच्छेद 33 में दिया हुआ है। अधिनियम के तहत सशस्त्र बलों का अर्थ नौसेना, सैन्य और वायुसेना से है। इसमें संघ की अन्य सशस्त्र बल भी शामिल हैं। अधिनियम की सीमाएं, जांच तंत्र का अभाव है, इसमें राहत प्रदान करने की शक्ति का अभाव है, सलाहकारी निकाय है, सेवानिवृत्ति की समय सीमा है, यानी रिटायर भी जल्दी हो जाते हैं, सशस्त्र बलों के संबंध में सीमित शक्तियां हैं। सशस्त्र बलों के संदर्भ में भी इनके पास सीमित शक्तियां हैं। मानव अधिकार अधिनियम 1993 में 2 बार संशोधन किया गया, 2006 में और 2019 में 2 बार संशोधन हुआ है। मानव अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 को देख लेते हैं। एनएचआरसी का अध्यक्ष वही व्यक्ति होगा जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रह चुका हो। जो सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश होगा वही इसका अध्यक्ष बन सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्त सदस्यों में कम से कम एक महिला का होना अनिवार्य है। राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान गनहरी का वैश्विक गठबंधन। राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का वैश्विक गठबंधन गनहरी के पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों की राष्ट्रीय समन्वय समिति आईसीसी के रूप में जाना जाता था। राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का वैश्विक गठबंधन गनहरी के पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों की राष्ट्रीय समन्वय समिति के रूप में जाना जाता था। स्थापना 1993 में हुई है। गनहरी दुनिया भर में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों की भूमिका को बढ़ावा देता है। कार्य क्या है? एनएचआरसी को अन्य संस्थानों के साथ जोड़ने का कार्य व सहभागिता। एनएचआरसी अन्य संस्थानों को जोड़ने का कार्य करता है और सहभागिता का कार्य करता है। मानवाधिकार के उच्चायुक्त ओएचसीआर के कार्यकाल के सहयोग से क्षमता निर्माण। एनएचआरसी का प्रत्यापन। ए वोटिंग सदस्य, बी पर्यवेक्षक सदस्य, सी गैर सदस्य। हाल ही में जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र के निकाय गनहरी द्वारा भारत को ए की स्थिति के साथ मान्यता दी गई है, यानी वोटिंग सदस्य के रूप में मान्यता दी गई है मानवाधिकार उच्चायुक्त के को। ए की मान्यता के साथ भारत यूएनएचआरसी और अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ निर्णय प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता। अब वह निर्णय प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका में आ गया भारत, क्योंकि उसे वोटिंग सदस्य की मान्यता प्राप्त हो गई। राज्य मानवाधिकार आयोग, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 की उपधारा 1 के अंतर्गत किया गया। धारा 21 की उपधारा 1 के अंतर्गत किया गया। राज्य मानवाधिकार आयोग भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची द्वितीय और समवर्ती सूची तृतीय में उल्लिखित विषयों के उल्लंघन का जांच करता है। राज्य मानवाधिकार भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में और समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों के उल्लंघन की जांच करता है। सूची केंद्र सरकार, राज्य सरकार और समवर्ती सूची में विभाजित है। संरचना, यह एक बहुसदस्यीय निकाय है। इसमें बहुत सारे सदस्य होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष होता है और 2 अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष कौन बनता है? उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। सदस्य इसमें कौन कौन होते हैं? उच्च न्यायालय के सेवारत और सेवानिवृत्त न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश के रूप में न्यूनतम 7 वर्ष के अनुभव के साथ राज्य में जिला न्यायाधीश या मानवाधिकार के संबंध में ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव रखने वाला व्यक्ति ही इसका सदस्य हो सकता है, या जिला न्यायाधीश के रूप में 7 वर्ष का अनुभव उनसे प्राप्त हो। नियुक्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। राज्यपाल समिति की सिफारिश पर होती है। इसमें 4 सदस्यीय समिति में कौन कौन होते हैं? राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, राज्य के गृह मंत्री होते हैं, विधानसभा के विपक्ष के नेता होते हैं। एसएचआरसी को हटाना, इसके अध्यक्ष और सदस्यों को केवल राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा नहीं हटाया जाता। इसको हटाने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। राष्ट्रपति
उन्हें उसी आधार पर या उसी तरह से हटा सकती है जैसे वह एनएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाती है। जैसे एनएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्य को हटाया जाता है, वैसे ही एसएचआरसी के सदस्य और अध्यक्ष को भी हटाते हैं राष्ट्रपति। इनका कार्यकाल अध्यक्ष और सदस्य 3 वर्ष की अवधि के लिए होते हैं या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए उसे पद धारण करते हैं। मानवाधिकार न्यायालय, ह्यूमन राइट्स कोर्ट देख लेते हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में मानव अधिकारों के उल्लंघन के त्वरित परीक्षण के लिए प्रत्येक जिले में एक मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना की गई। मानवाधिकार न्यायालयों की स्थापना संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की समिति से राज्य सरकार द्वारा की जाती है। मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की समिति से राज्य सरकार द्वारा की जाती है। प्रत्येक मानवाधिकार न्यायालय के लिए राज्य सरकार एक लोक अभियोजक निर्दिष्ट करती है या एक विशेष अभियोजक के रूप में अधिवक्ता जिसे 7 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो उसके नियुक्त किया जाता है। जिसको 7 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो वही अधिवक्ता इसमें नियुक्त होता है। मानवाधिकार का वर्गीकरण। मानवाधिकार का विषय अत्यंत विशाल है, फिर भी इसमें निम्नलिखित भाग में वर्गीकरण किया गया है। पहला है नैतिक अधिकार, नागरिक और राजनीतिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार। छठा है आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार की घोषणा में 30 अनुच्छेद है। तो सारे अनुच्छेद में क्या क्या है? पहला अनुच्छेद में है जन्मजात स्वतंत्रता और समानता। जन्मजात स्वतंत्रता और समानता सभी को प्राप्त है। अनुच्छेद 1 में, 2 में भेदभाव पर प्रतिबंध है, 3 में जीवन स्वतंत्रता एवं सुरक्षा का अधिकार है, 4 में दासता पर प्रतिबंध है, 5 में यातना और अमानवीय व्यवहार से मुक्ति है, 6 में कानून के समक्ष मान्यता का अधिकार है, 7 में कानून के समक्ष समान सुरक्षा का अधिकार है, 8 में प्रभावी न्यायपालिका का अधिकार है, 9 में मनमानी ढंग से हिरासत पर प्रतिबंध है, 10 में निष्पक्ष न्याय का अधिकार है, जन सुनवाई का अधिकार है, 11 निर्दोष माने जाने का अधिकार है, 12 निजता का अधिकार है, 13 आवागमन और निवास का स्वतंत्रता है, 14 है शरण लेने का अधिकार, 15वां है राष्ट्रीयता का अधिकार, 16 विवाह एवं परिवार का अधिकार, 17 संपत्ति का अधिकार, 18 विचार और धर्म की स्वतंत्रता, 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 20 शांतिपूर्ण सभा और संघ बनाने के अधिकार, 21 शासन में भागीदारी का अधिकार, 22 सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, 23 काम करने का अधिकार, 24 आराम व अवकाश का अधिकार, 25 पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार, 26 शिक्षा का अधिकार, 27 सांस्कृतिक कलात्मक और वैज्ञानिक जीवन का अधिकार, 28 स्वतंत्र एवं निष्पक्ष विश्व, 29 समुदाय के अपने समुदाय के प्रति कर्तव्य, 30 अधिकार अविभाज्य है। मानवाधिकार की पीढ़ियां, जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। प्रथम में है नागरिक और राजनीतिक अधिकार। नागरिक और राजनीतिक अधिकार में क्या है? मतदान का अधिकार, सभा करने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, गरिमामयी व्यवहार पाने की स्वतंत्रता। तीसरा जनरेशन में क्या है? आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार, रोजगार का अधिकार, आवास का अधिकार, पर्याप्त भोजन और वस्त्र का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार। तीसरे जनरेशन में क्या है? समुदायों और आबादी, समाजों और राष्ट्र के लिए सामूहिक अधिकार। सामूहिक अधिकार है तीसरा जनरेशन में। आर्थिक विकास का अधिकार, विश्व व्यापार का अधिकार, प्रदूषण रहित पर्यावरण का अधिकार, सामंजस्यपूर्ण समाज का अधिकार। ये थर्ड जनरेशन में है। अन्य आयोग देख लेते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। प्रकार, वैधानिक निकाय है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। 1992 में आया था यह अधिनियम। यह एक वैधानिक निकाय है, संवैधानिक नहीं। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। संबंधित अनुच्छेद विशेष रूप से उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यक के अधिकार से जुड़े हुए हैं। अनुच्छेद 29 और 30 जो संविधान में दिए हुए हैं वो अल्पसंख्यक के अधिकार से जुड़े हुए हैं। इसकी संरचना में एक अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं और 5 अन्य सदस्य होते हैं। इसमें कुल 7 सदस्य होते हैं। कार्य, अल्पसंख्यकों के अधिकार की सुरक्षा, केंद्र व राज्य सरकार के अल्पसंख्यकों से संबंधित नीतियों पर सलाह
धार्मिक, भाषाओं और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग देख लेते हैं। यह एक संवैधानिक निकाय है। यह एक संवैधानिक निकाय है, वैधानिक नहीं। एक संविधान में इसको यह आयोग स्थान दिया गया है। स्थापना वर्ष 2004 है। अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का विभाजन 2004 में हुआ। संबंधित अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति आयोग के विषय में है। संरचना अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, 3 सदस्य होते हैं, टोटल 5 सदस्य होते हैं। कार्य अनुसूचित जातियों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना और सरकार की नीतियों और योजनाओं की सलाह देना। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST यह एक संवैधानिक निकाय है। स्थापना 2004 में हुई थी। अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का विभाजन हुआ और उसमें संबंधित अनुच्छेद संविधान में अनुच्छेद 338A 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा इसको स्थापना हुई ST आयोग की। 338A 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत। संरचना अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 सदस्य, टोटल 5 सदस्य होते हैं। अनुसूचित जनजाति के अधिकार की सुरक्षा करना, सरकार की नीतियों और योजनाओं पर सलाह देना। राष्ट्रीय महिला आयोग यह एक वैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय महिला आयोग 1990 की है। स्थापना 1992 में हुई। विशेष रूप से इससे संबंधित अनुच्छेद नहीं है और लेकिन महिलाओं के अधिकार से 15(3), 39A, 42, 51A में इस संविधान में इस अनुच्छेद में महिलाओं को अधिकार दिए गए हैं। 15(3) में, 39A में, 42 में, 51A में। इसमें अध्यक्ष होते हैं, सदस्य सचिव होते हैं और अन्य सदस्य होते हैं। टोटल 7 सदस्य होते हैं। कार्य क्या करती है? महिलाओं के अधिकारों की रक्षा, संवर्धन, लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना इसका कार्य है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1993 में वैधानिक निकाय के रूप में, 2018 में संवैधानिक निकाय के रूप में से मान्यता मिल गई। 1993 में वैधानिक निकाय था, 2018 में इसे संवैधानिक निकाय बना दिया गया। अनुच्छेद कौन सा है? 338B। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के तहत इसे एक संवैधानिक निकाय बना दिया गया। 338B में इसका अनुच्छेद दिया हुआ। 338B में 102वां संविधान संशोधन 2018 के तहत इसमें अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, 3 सदस्य होते हैं, टोटल 5 सदस्य होते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग OBC सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक विकास की निगरानी, OBC वर्ग के सूची की समीक्षा और सिफारिश। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR प्रकार क्या देख लेते हैं बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में। यह एक वैधानिक निकाय है। बाल संरक्षण अधिनियम 2005 में आया था यह अधिनियम। इसकी स्थापना हुई थी 2007 में। विशेष रूप से उल्लेख नहीं है अनुच्छेद इसका, विशेष रूप से तो उल्लेख नहीं है, लेकिन बालकों को अधिकार दिया गया है 15(3) के तहत, 21A के तहत, 39E के तहत और 45 बाल अधिकार से संबंधित है। ये इन सब अनुच्छेदों में 15(3), 21A, 39E और 45 बाल अधिकारों से संबंधित है। संरचना अध्यक्ष होते हैं, 6 अन्य सदस्य होते हैं, कम से कम 2 महिलाओं की अनिवार्यता है, टोटल 7 सदस्य होते हैं। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे के अधिकार की रक्षा, बाल श्रम, शोषण और तस्करी मामलों की जांच करना इसका कार्य होता है। दिव्यांगजन व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त इसका प्रकार देख लेते हैं। एक वैधानिक निकाय है। दिव्यांगजन अधिनियम 1995 में आया था। वर्तमान में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत कार्यरत है। 2016 के तहत स्थापना 1995 में हुई थी। विशेष रूप से उल्लेख नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 41 निःशक्त लोगों के लिए कल्याणकारी उपायों से संबंधित है। अनुच्छेद 41। संरचना मुख्य आयुक्त होते हैं, 2 अन्य आयुक्त होते हैं, कुल 3 सदस्य होते हैं। दिव्यांगजन के अधिकारों की सुरक्षा, प्रवर्तन, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक समावेशन इसका कार्य होता है। थैंक यू दोस्त।